हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कंसेप्ट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये आपका जो सीबीएसई टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं उसके हिसाब से तैयार किया गया है और आप नीट जेईई में भी देखेंगे तो इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। स्टार्ट करते हैं और पहला जो पॉइंट हमारा यहाँ से आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप सभी को पता है। इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत ही बेसिक है, रिप्रेजेंट करते हैं I = Q / T से। I करंट है, Q चार्ज है और T क्या है, टाइम है। I = Q/T जो होता है वो हम स्टेडी करंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। करंट अगर सर्किट में कांस्टेंट हो तो I = Q/T रिप्रेजेंट करते हैं। अगर करंट जो है वो सर्किट में कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरिंग करंट है, उस केस में हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I = dq / dt। इसको आप इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हो। इंस्टेंटेनियस करंट सर्किट में किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो करंट होता है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आप I = dq / dt से। I = Q/T जब आप रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब आपके सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आ रहा है। एक प्रकार से डीसी करंट भी उसको आप बोल सकते हो। करंट आपको पता है आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। एसी करंट I = dq / dt से भी लिखा जा सकता है और एसी करंट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है I = I0 cos ωt या फिर I = I0 sin ωt, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू। इसको रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। ये रिप्रेजेंटेशन होगा आपके पास साइन का और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पास किसका होगा, कोस का। ये आपके पास हो जाएगा I0 cos ωt और ये वाला हो जाएगा ये I0 sin ωt को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, I0 है। ओके, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। अब देखिए आपको पता है करंट जब होता है तो करंट में चार्ज कैरियर होते हैं। करंट जब भी होता है तो करंट में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है ना। और चार्ज को कैरी करने के लिए कुछ चार्ज स्पीसीज होते हैं जिनको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टिंग मटेरियल्स की बात करें तो आप 3 टाइप से कंडक्टर को क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर एंड गैसीय कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर्स में आपकी मेटल्स होती हैं, सॉलिड में क्या होती हैं आपकी मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा लिक्विड कंडक्टर्स क्या होते हैं, लिक्विड कंडक्टर्स को आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हो। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पता है आयंस होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। तीसरा बचा गैसीय कंडक्टर। नॉर्मली टेम्परेचर पे तो गैसेज होते हैं वो इंसुलेटर होती है, चार्ज को कंडक्ट नहीं करती। बट अगर आप हाई वोल्टेज लगा दो, हाई वोल्टेज में, तो वो क्या होते हैं, कुछ उस हाई वोल्टेज करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो गैस आयनाइज हो जाती है। और जब गैस आयनाइज होगी तो उसके भी जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे। तो इस चार्ज कैरियर्स की टर्म को आप अच्छे से ध्यान करके रखें। अब देखिए हमारे पास एक इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये होगा टाइम और इधर हमने कर दिया आई, ओके। और कोई भी एक ग्राफ बन जाएगा, सपोज करो एक इस प्रकार से ग्राफ गिवन है आपके पास, ऐसे ग्राफ गिवन है। करंट का कोई आर्बिट्री कोई भी आपके पास मिल सकता है। क्वेश्चन आपसे जनरली यही आता है, इसके अंदर कंसेप्ट पॉइंट इसका ये है कि आईटी ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होगा, आईटी ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए आईटी ग्राफ के अंदर आप जो भी एरिया कंसीडर करेंगे, सपोज करो मैं इसी पॉइंट के ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऐसे, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसका जब एरिया आप निकालोगे तो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस में कौन है, टाइम, इंटू हाइट, हाइट में कौन है, आई, हाफ इंटू टी इंटू आई। आई इंटू टी की वैल्यू क्या होती है आप देखिए, आई इंटू टी। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, क्यू किसके बराबर है, क्यू है I इंटू टी। तो यहाँ पे I इंटू टी का जो प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। और I इंटू टी हाफ, ये आपके पास क्या आ रहा है, इस ग्राफ में अंडर एरिया भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपके पास ये होगा कि एरिया जो है, एरिया अंडर IT ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको, चार्ज को। इसको आप याद करके रखें, अच्छे से समझ लें इस चीज़ को।
एरिया अंडर IT ग्राफ रिप्रेजेंट चार्ज। ओके, ठीक है। तो ये तो चार्ज कैरियर की बात हुई और इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई। अब हम देखते हैं कि देखो जब भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट एक टर्म को अगले टर्म से कंबाइन करके चलेंगे, ठीक है। जब कोरिलेट करके चलेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप क्या देखते हो कि जब भी कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर नहीं बोलूँगा, जब भी कोई कंडक्टर है उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। नोट करके रखें इस पॉइंट को भी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किधर, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, है ना, और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल का होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो करंट होगा, क्योंकि हमने करंट में क्या किया, फ्लो ऑफ चार्ज पर न्यूटन टाइम। एक बात और ध्यान रखने चार्ज के बारे में, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज नहीं, ये जो करंट है, करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और वेक्टर इसलिए नहीं, देखो आप यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखते हो करंट की, तो डेफिनेशन में क्या बोलते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उससे आपके दिमाग में आता होगा कि अगर चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसके साथ तो डायरेक्शन एसोसिएट है, और डायरेक्शन एसोसिएट रहती है वेक्टर होना चाहिए, बट ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि जो करंट का एडिशन होता है, करंट का एडिशन होता है, तो जो लो ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं उसको फॉलो नहीं करता। जो एल्जेब्रिकली करंट ऐड होता है, जैसे 1 एम्पीयर प्लस 1 एम्पीयर दैट इज इक्वल टू 2 एम्पीयर, तो करंट को एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, इसलिए करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस बात को आप ध्यान करके रखें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो मतलब लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लें, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो क्या होता है, करंट होता है। पहला पॉइंट नोट करके रखें। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ फ्लो करेगा, उसकी कोई वेलोसिटी होगी, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर में उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्टर में फ्लो करता है। तो हम डेफिनेशन भी ऐसे लिख देंगे, द एवरेज वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए कंडक्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को भी नोट करके रखें। इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, ये कैसे होगा इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ऐसे कोई कंडक्टर कंसिडर कर लिया और उसको हमने कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से एक बैटरी के साथ। कंडक्टर को ऐसे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स से फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, और वो जिस भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन की हम एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और वो जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब आप देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, तो ये जो दो टर्मिनल हैं इनके बीच की लेंथ कितनी है, एल है। लेंथ कितनी है, एल है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, वी। तो ये जो दो एंड्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई एल, E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई एल। यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास एक और यूनिट आती है, वोल्ट पर मीटर। ध्यान करके रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट तो न्यूटन पर कूलम होती है, आप सभी को पता है उसका तो, लेकिन वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, E इज इक्वल टू V बाई एल के फॉर्मूले से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चार्ज हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या होता है, वो चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करता है। किस फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई हो जाता है, Q इंटू ई। इस केस में इलेक्ट्रॉन है चार्ज, तो Q की जगह हम क्या कर देंगे, E, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, और आपको पता है जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन होता है,
और वेलोसिटी भी होती है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास जो आएगी, क्योंकि हमें डेरिवेशन यहाँ पे करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, तो मैं फॉर्मूला ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। डी रिप्रेजेंटेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और यहाँ पे डी का कोई मतलब नहीं है। वी डी इज इक्वल टू आएगा E2 डिवाइड बाई m, और यहाँ पे एक एक टर्म का मतलब आप अच्छे से समझ लें। स्मॉल ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को, कैपिटल ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, टो रिप्रेजेंट करता है रिलैक्सेशन टाइम को, एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसका मतलब देखिए। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि सपोज करो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला, और जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो आप सोच के देखो क्या ये स्मूथली आएगा, या इसको बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे, इसको रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इसके रास्ते में इसका इनकाउंटर होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एटम के साथ, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इसका इनकाउंटर होता है। अब ये क्योंकि इसको फोर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स है, ठीक है, तो उस फोर्स के कारण पॉजिटिव की तरफ तो जाना है इसको। तो पहले क्या करता है, ऐसे देखते हैं कि इसका एक बार कोलिजन हुआ, उसके बाद कुछ टाइम वो चलता है, उसका दोबारा कोलिजन होता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन हो गया, पहला कोलिजन हुआ, फिर चला, फिर अगला कोलिजन हुआ। तो इन दो कोलिजन के बीच में इसका जो भी टाइम है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये वो टाइम है, यहाँ हम बोलेंगे इट इज़ द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में और डिटेल में टेम्परेचर वगैरह का वेरिएशन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू V/L होता है, E इज इक्वल टू V/L भी होता है। तो ये भी पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा EV2 डिवाइडेड बाई ml, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EV2 डिवाइड बाई ml, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, डिपेंड करती है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस आप जितना ज़्यादा देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करती है, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आप देखिए, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज आप कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी, एक इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप सोच के देखिए, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उस जो गिवन डिस्टेंस है या जो सेपरेशन है या दो कोलिजन के बीच में उसको जो टाइम लग रहा था वो टाइम अब कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। वो क्योंकि वो फास्टली मूव कर रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। तो ये आप नोट कर लें कि रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो पॉइंट से एक कंसेप्ट से अगला कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर में चलता है तो जिस वेलोसिटी से चलेगा, एवरेज वेलोसिटी जो भी होगी उसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज स्पीसीज है, वो अगर कंडक्टर में मूव कर रही है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होता है, चार्ज भी फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। इसका मतलब हुआ कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या जनरेट हो रहा है, या क्या इस कंडक्टर में क्या आएगा, करंट आएगा। इसका मतलब करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी कोई ना कोई रिलेशन है, और उस करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो देखिए आप। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसका हेडिंग आप डालेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो देखिए करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट मैं रिलेशन लिखता हूं। I इज इक्वल टू होता है NEAVD। क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। I क्या है, I है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो I को रिप्रेजेंट करता है, मतलब N को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वॉल्यूम में कोई भी कंडक्टर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ
मटेरियल के ऊपर। जो n की वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। जैसे आपके पास गोल्ड है ना, सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर होने का मतलब उसकी जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है। फिर आप सिल्वर का एग्जाम्पल लेते हो, फिर आप कॉपर का लेते हो, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है ना। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसके अंदर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही ज़्यादा होंगे। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कितना है? और वीडी क्या है? वीडी तो आपको पता ही है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है I इज इक्वल टू एन ई वी डी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब यहाँ से देखिए, अगर इस फॉर्मूले में मैं वीडी की वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास आता है I इज इक्वल टू एन ई ए, और वीडी की वैल्यू हमारे पास है ई वी टू डिवाइड बाई एम एल। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ई वी टू डिवाइडेड बाई एम एल। तो यहाँ से आपके पास आएगा एन ई स्क्वायर ए टू डिवाइड बाई एम एल, और एन ई ए वी भी आ गया ना, वी या एन ई स्क्वायर ए टू वी डिवाइड बाई एम एल। ओके, ठीक है। यहाँ से आप देखें एन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? गिवन कंडक्टर के लिए एन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ई कांस्टेंट है, गिवन कंडक्टर के लिए एरिया कांस्टेंट है। टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ तो रिलैक्सेशन टाइम भी है कांस्टेंट हो जाएगा। एम और एल ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, V इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टू इंटू आई। कैसे लिख सकते हैं? रीअरेंज करके, इसको रीअरेंज करके मैं लिख दूँ, V को इधर रख लूँ और इसको I की तरफ ले जाऊँ तो लिखा जाएगा V इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टू इंटू आई। ठीक है, और ये सारे की सारी टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गिवन कंडक्टर के लिए ये सारे का सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम लिख दें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, ओम्स का लॉ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसको आप ऐसे भी लिखते हो V इज इक्वल टू I इंटू आर, वेयर R इज द कांस्टेंट एंड नोन एज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन टर्म्स पे डिपेंड करता है। मास क्या है? मास तो कांस्टेंट है, तो मास पर डिपेंड करना ही नहीं है। लेंथ पे डिपेंड करेगा। गिवन कंडक्टर के लिए एन कांस्टेंट है, अगर आप कंडक्टर का मटेरियल चेंज कर देंगे तो एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ई कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया आप बदल सकते हो, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो टो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लास 10 का आपको याद हो तो ये आपने पढ़ा था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ होता है। वो हम इसी फॉर्मूले के बेस पे लिखते थे, क्योंकि मास कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, और गिवन टेम्परेचर के ऊपर रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। तो सिर्फ दो ही वेरिएबल हमारे पास बचे, एल एंड ए। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक बात और भी है कि रेजिस्टेंस का अगर टेम्परेचर के साथ, देखो यहाँ पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ, किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो उससे टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप क्या देख रहे हो, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। हम यहाँ से एक रिलेशन लिखते हैं, हमें यहाँ से क्या मिलता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ये मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, 4 कंडक्टर्स, ध्यान रखना ओनली 4 कंडक्टर्स होता है ये। कंडक्टर्स के लिए हमें क्या मिला? वैसे कंडक्टर्स की नहीं, ये सभी के लिए है। कंडक्टर्स का टर्म बाद में आएगा, वो बाद में बताऊंगा आपको। टेम्परेचर का जो आएगा ना उसके साथ देखेंगे। आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? रिलैक्सेशन टाइम के है। और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? टेम्परेचर के है। इसका मतलब हमें यहाँ से फॉर्मूला मिला कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और ये जो रिजल्ट है ये कंडक्टर्स पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? कंडक्टर्स पे एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंडक्टर्स। आपके पास अगर सेमीकंडक्टर्स की बात हो
इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नहीं होता, उस केस में R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। और ये क्योंकि एक्सेप्शन है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपसे बोलेगा सिलिकॉन का टेम्परेचर राइज किया, सिलिकॉन का टेम्परेचर हमने राइज कर दिया, या कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसका टेम्परेचर हमने राइज कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो नॉर्मली बच्चे इसको याद करते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा इस बात को आप अच्छे से समझ लो। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसके जो कोलिजन होते हैं वो जल्दी जल्दी होते हैं। तो जल्दी जल्दी अगर कोलिजन होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, तो उसको जो ऑब्स्टेकल्स मिल रहे थे या उसको वो सारी की सारी क्या हुई, इंक्रीज हुई। मतलब इसको जो अपोजिशन मिल रहा था वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ सिलिकॉन मीन सेमीकंडक्टर्स एंड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाई? रीजन इज, आपको ये पता है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर फॉर द सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मोर एंड मोर चार्ज स्पीसीज बिकम फ्री। आपका जो सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर तो क्या होगा, जो बॉन्ड डिसोसिएट होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका डिसोसिएशन होके प्लस और माइनस के आयन से बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। इसका मतलब चार्ज स्पीसीज जो हैं, जो चार्ज कैरियर हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। So that's why with increase in temperature the resistance of semiconductor and electrolytes decreases. सेमीकंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है टेम्परेचर राइज करने के साथ डिक्रीज होता है, जबकि वो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनका इंक्रीज होता है। तो उसको ध्यान रखें, ये जो है ये है फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये किस किस के लिए है, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है वो मेटल्स का या इनका किस प्रकार से वेरिएट करता है। तो एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लिखते हैं R इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर टी इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। आर टी को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप R2 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, R1 लिख सकते हो। मैं इसका एक जनरल मीनिंग बता देता हूँ, इसको आप R नोट ही रहने दो, ठीक है, और इसको आप RT रहने दो। इसका मतलब क्या है, देखिए RT का मतलब है रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। R नोट का मतलब है रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है। T2 का मतलब है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मतलब जिसमें मैं जिस गिवन टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, गिवन टेम्परेचर की मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर आपको रेजिस्टेंस निकालने वाला है। रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर के बजाय आप फाइनल टेम्परेचर भी बोल सकते हो यहाँ पे। और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, जो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, रूम टेम्परेचर लिया था, इसको आप रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो। अब देखो कुछ प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। आपसे कहा जाए एट 20 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज 4 ओम, ठीक है। इफ इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज XYZ, जो कुछ भी दे दिया, व्हाट वुड बी इट्स रेजिस्टेंस एट 70 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए
स्टार्टिंग में आपको किस टेम्परेचर की बात किया गया, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात की, तो आपका T1 टेम्परेचर था, मतलब T1 टेम्परेचर। और उस T1 टेम्परेचर पे जो भी रेजिस्टेंस था वो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, जिसको आप रूम टेम्परेचर वाला मान सकते हो, ये वाला। इस केस अगर रूम टेम्परेचर की बात दे रखी है तो ऐसे, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा एंड T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R2 टेम्परेचर है वो T2, R2 है वो रेजिस्टेंस है T2 टेम्परेचर के ऊपर, R1 जो रेजिस्टेंस है वो है T1 टेम्परेचर के ऊपर, अल्फा जो है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फा क्या है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो हर मटेरियल के लिए अलग होता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरिएट करता है। यहाँ से अल्फा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा आपके पास आएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, और आप यहाँ से क्या देख रहे हो, देखो R2 माइनस R1 रेजिस्टेंस ही आएगा, ये भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यूनिट से रेजिस्टेंस यूनिट कैंसिल हो जाएगी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो यूनिट आने वाली है वो पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस आएगी। यूनिट क्या आएगी, पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट होती है। अब देखो, अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ R2 और R1 का डिफरेंस अगर कम है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ R2 और R1 का डिफरेंस कम रहता है तो अल्फा की वैल्यू भी कम होती है। R2 R1 का डिफरेंस अगर कम रहेगा तो अल्फा की वैल्यू भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारे लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूल में, व्हीटस्टोन ब्रिज का, मीटर ब्रिज का, पोटेंशियोमीटर का, तो आप देखते हो कि पोटेंशियोमीटर जो होता है और मीटर ब्रिज जो होता है उसकी जो वायर होती है वो मैंगनीन की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, उसका रीज़न यही है कि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन में ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है विद राइज इन टेम्परेचर वो बहुत ही कम होता है, यानी R2 माइनस R1 का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, ये डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो अल्फा जो होता है ऑलमोस्ट उनका कांस्टेंट होता है, या हम ये कहें कि अल्फा के अंदर बहुत ही कम चेंज आता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो एक लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट बना रहता है। तो आपके एक्सपेरिमेंट में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आता, इसलिए हम टंगस्टन और वो यूज़ करते हैं। अब देखिए, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। कैसे हो सकती है, आपसे कहा जाए कि अल्फा पॉजिटिव है तो मटेरियल क्या है, या ये कहे कि मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव, आप बताइए। तो आपको पता है, देखिए आपने देखा कि मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो R2 इंक्रीज होता है, R2 इंक्रीज होगा मतलब R1 डिक्रीज है, और R2 क्या इंक्रीज है, डिक्रीज का मतलब R1 कम है। तो R2 माइनस R1 का जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा पॉजिटिव होता है फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब रहा सेमीकंडक्टर की बात, तो सेमीकंडक्टर में और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर में आप क्या देखते हो, R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। T1 टेम्परेचर के ऊपर R1 रेजिस्टेंस था, फिर आपने टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को राइज करते उनका रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज हो गया। इसके मतलब R2 माइनस R1 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अल्फा की वैल्यू है नेगेटिव, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ओके, तो ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस का वेरिएशन है। अब यहाँ तक तो हमारे पास हुआ। नेक्स्ट क्लास हम जो करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम EMF के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में करेंगे, सेल का जो कम्बिनेशन है उसके बारे में करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और पोटेंशियोमीटर है आपके पास, व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, और जो किरचॉफ के लॉ हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में के अंदर कवर कर लेंगे।